Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 9, Force and Laws of Motion. Okay. So, in this chapter, obviously, we are going to study about force and the motion of an object. In our previous chapter, we have studied about the motion, right? हमने एक मोशन का एक ब्रीफ नॉलेज देखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है तो वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, राइट? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो कुछ लॉज को फॉलो करता है एंड व्हाट आर दोज लॉज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट फोर्स, राइट? तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं दैट व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड फोर्स हियर, राइट? इस वर्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम सिंपल से शब्दों में समझें, द पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स, राइट? अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया या पुल किया तो इसका मतलब क्या? मैं उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा हूं या धक्का दे रहा हूं तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, राइट? और अगर हम मोर प्रिसाइजली समझें तो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट होता है, दैट एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड एज फोर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, राइट? वो बुक रेस्ट में रखी है और वो रेस्ट में ही रखी रहेगी जब तक कि मैं उसको उठाकर कहीं और नहीं रख देता हूं, राइट? इसका मतलब जब तक आप बाहर से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक वो अपने स्टेट में ही रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। सिमिलरली अगर मोशन में है, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं या बाइसिकल चला रहे हैं, तो जब तक आप ब्रेक्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपकी साइकिल नहीं रुकेगी, राइट? तो force is basically nothing but an external agent which is used to change the state of rest or motion of an object. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आपको उसको मोशन में लाना है तो भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, आपको उसको रेस्ट में लाना है तो भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट, आपको किसी बॉडी का डायरेक्शन भी अगर चेंज करना है या उसकी स्पीड भी चेंज करना है, उसके लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कोई कार चल रही है, जैसे ही आपने एक्सेलरेटर प्रेस किया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक्सेलरेटर प्रेस करके हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो जैसे ही हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो जो कार है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एंड डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं फोर्स की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, हम हमारे बाइसिकल चला रहे हैं और हमको लेफ्ट में मुड़ना है तो हम क्या करेंगे, हैंडल पर लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे आपका हैंडल लेफ्ट में मुड़ जाएगा एंड ऑब्वियसली आपकी जो साइकिल है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। तो बेसिकली फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच इज यूज्ड टू, यहां लिख लेते हैं, फोर्स is an external agent. Force is an external agent which is used to, force is an external agent which is used to change the state of rest, motion, direction of an object, right? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसको मोशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। मोशन में है, उसको रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स अप्लाई करेंगे। किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना है, उसके लिए भी फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स इज नथिंग बट एन एक्सटर्नल एजेंट विच इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां से हमारे पास तीन चीजें सामने आती हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट,
that we have already discussed in the previous chapter also, and state of motion. यहां से दो चीजें सामने आई, state of rest और state of motion, right? तो state of rest का मतलब क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक ही पोजीशन पे है, राइट? मतलब टाइम के साथ साथ जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल पर एक बुक रखी हुई है और वो रखी हुई है, वो कहीं नहीं जा रही है, राइट? तो इसका मतलब उसकी पोजीशन 1 घंटे बाद भी जब आप देखोगे तो वही रहेगी. तो इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम में चेंज नहीं हो, इसका मतलब इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट? नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ मोशन. ऑब्वियसली अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, राइट? मतलब एक मिनट पहले आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब चल के यहाँ आ गया, आफ्टर 1 मिनट और आगे चला गया. तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मोशन. So I hope the state of rest and state of motion are clear to all of you, and the force is also clear to you, right? Now, basically जो force होता है वो क्या क्या काम करता है वो समझते हैं. Okay? So the first thing जो भी हमने पढ़ा कि सबसे पहला तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना, मतलब रेस्ट को मोशन में लाना और मोशन को रेस्ट में लाना. फोर्स का सबसे पहला काम तो यही होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना. रेस्ट में है तो मोशन में, मोशन में है तो रेस्ट में. दूसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करना. साइकिल वाला एग्जांपल, हम साइकिल चला रहे हैं, हमने जैसे ही हैंडल मोड़ा, हैंडल पे फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? बाइसिकल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट? देन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना. ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से चल रहा है और मैं उस पर और ज्यादा फोर्स लगा दूं, उसको पीछे से धक्का दे दूं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सिमिलरली अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. तो फोर्स क्या काम करता है? स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स. मतलब फोर्स क्या क्या काम में आता है. तो बेसिकली जो फोर्स है वो इन 3 कामों में आता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ओके, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्स and the second one is unbalanced force. Balanced force or unbalanced force, these are 2 types of forces. What do we mean by these 2 types of forces that we are going to see? Obviously students, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, ऐसा फोर्स जो कि बैलेंस्ड हो, राइट? बैलेंस्ड में होने का मतलब दोनों साइड पे जिसकी वैल्यू सेम हो. इसका मतलब हम एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए कोई टेबल है, इस टेबल पर एक डस्टर रखा हुआ है, राइट? लेट दिस बी एनी डस्टर विच इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल. मान लीजिए अगर आपने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया तो क्या होगा? जो डस्टर है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर आपने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया तो जो डस्टर है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा. बट अगर मैं एक साथ एक ही टाइम पे इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं, राइट? मतलब एक ही टाइम पे मैं लेफ्ट टू राइट भी फोर्स लगा रहा हूं और राइट टू लेफ्ट भी फोर्स लगा रहा हूं, मतलब सेम टाइम पे इक्वल फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूं मैं, तो उस केस में क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगा, राइट? ये डस्टर अपनी जगह पे रहेगा. क्यों? क्योंकि उस पे दोनों डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहा है, राइट? तो दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स. जब हम दो अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर तो उस फोर्स को बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स. ओके, सिमिलरली जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि मान लीजिए एक टेबल है, उसके ऊपर ये डस्टर रखा हुआ है, आपने लेफ्ट टू राइट यहां 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं, यहां से 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं
और यहाँ पे केवल 2 ही लोग फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो ये तीनों लोग जो फोर्स लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट पर वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये 2 लोग, राइट। तो इसका मतलब ये जो डस्टर है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जब किसी बॉडी पर इक्वल फोर्स नहीं लगता है दोनों साइड से, देन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, देन दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। So the only difference between the balanced force and the unbalanced force is that जब किसी बॉडी पर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगेगा तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स, और जब किसी बॉडी पर अनइक्वल फोर्स लगेगा, वेदर इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन और इन द सेम डायरेक्शन, that kind of force is said to be unbalanced force. Okay, now we are going to study about the laws of motion. Okay, you all might have heard about Sir Isaac Newton, right? He was a very famous scientist जिन्होंने gravity की खोज की थी. So Sir Isaac Newton has given us 3 laws. Okay, Sir Isaac Newton ने हमको 3 laws दिए थे जिनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, in this chapter we have to study about Newton's first law, then Newton's second law, then Newton's third law. तो वन बाय वन हम तीनों लॉस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. First of all, we will study about Newton's first law. Okay? So basically, न्यूटन ने ये कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा until and unless आप बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हो, राइट. मतलब सिंपल शब्दों में समझे तो जब तक हम किसी बॉडी पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहेगी. मतलब अगर वो मूविंग में है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो वो अपनी पोजीशन पे ही रखी रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, तो जब तक बाहर से कोई पर्सन उस बुक को उठाकर कहीं और नहीं रख देता है तब तक वो बुक अपनी ही पोजीशन पे स्टेशनरी रखी रहेगी, राइट. सिमिलरली अगर कोई बाइक चल रही है तो वो बाइक चलती ही रहेगी जब तक हम उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं कर देते हैं, राइट. बाइक अपने आप तो नहीं रुक जाएगी या अपने आप तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर लेगी. तो यही न्यूटन ने कहा था अपने फर्स्ट लॉ में कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है. अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक हम बाहर से उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं. दिस वॉज सेड टू बी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. Okay, so we can write the statement of Newton's first law as according to the Newton's first law, if the object is in rest, it will remain in rest. If it is in motion, it will remain in motion. Or if it is moving in any particular direction with a particular speed, then it will continue to move in that direction with that same speed until and unless an external force is not applied on it. And this was the statement of Newton's first law of motion. Okay, और यहां से एक टर्म आई थी हमारे पास, and that term is inertia. inertia का मतलब कुछ भी नहीं, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया.
मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, उसकी ये प्रॉपर्टी होगी, है ना, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए. सो इनर्शिया इज नथिंग, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस by the virtue of which it cannot change its state of rest, state of motion or direction until and unless an external force is not applied on it, right? So Newton's first law was basically based on the property of an object and that property is inertia, right? Inertia का मतलब is nothing but जब तक कोई ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. नाउ बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, inertia of direction. The inertia is of three types: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. हमने तीनों का एग्जाम्पल समझ चुके हैं. फॉर अ रिविजन पर्पस एक और बार बता देता हूँ कि जब तक कोई एक टेबल है, उस टेबल पे बुक रखी हुई है, राइट, so that is in the inertia of rest. It will continue to be in the rest until and unless an external force is not applied on it, right? अगर कोई आप बाइसिकल चला रहे हो तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर देते हो, राइट? इसका मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी. थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अगर आप एक डायरेक्शन में अपनी बाइसिकल चला रहे हो तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक हम उसका हैंडल रोटेट नहीं कर देते हैं, तो दैट इज इनर्शिया ऑफ direction. So in this way we can define the inertia and the types of inertia. Okay. Now the next topic that we are going to study is momentum, right? Momentum. So I hope the Newton's first law is clear to all of you, which was based on inertia. नाउ न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमको एक टर्म का मतलब समझना पड़ेगा एंड दैट टर्म इज नथिंग बट मोमेंटम. सो मोमेंटम इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं मास और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम. तो आपको वेलोसिटी तो पता ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? किसी भी बॉडी का जो मास होता है दैट इज ड्यू टू द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट बॉडी. मतलब कोई बॉडी जो इन पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, उन पार्टिकल्स का जो इंडिविजुअल मास होगा दैट इज दैट उन सबका सम इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी. In our next chapter we will study the difference between mass and weight in detail. बट जस्ट फॉर नाउ आप इतना समझ लीजिए कि कोई बॉडी जितने पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, उन सभी पार्टिकल्स का जो इंडिविजुअल मास का सम होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट मास ऑफ द बॉडी. ओके, सो द मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. इफ m be the mass of the object and v be the velocity of the object and p the momentum is denoted by p, then p is equal to mv is the formula for momentum. okay, और ऑब्वियसली बात है कि जो मास है उसकी यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम की SI यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज द SI यूनिट ऑफ momentum. So P is equal to mv is the formula and SI unit हो गई kg मीटर पर सेकेंड. Okay, now we will solve one simple numerical to understand momentum. Okay, एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं. Suppose let there be any object whose mass is 5 kg. मास की SI यूनिट होती है kg, राइट? ये आपको पता ही है. Let that object is moving with the velocity of 15 meter per second, then we have to find out the total momentum of that body,
राइट। आपको किसी भी बॉडी का मास, उसकी वेलोसिटी गिवन है, आपको निकालना है कि व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, वी नो दैट द फॉर्मूला मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। उस बॉडी का मास हो गया 5, वेलोसिटी हो गई 15, सो 15 5 75 kg meter per second. So this will be the total momentum of the body, right? So in this way we can solve the numericals that are based on finding the momentum of the body. We will see one more numerical that is based on the momentum. Now suppose it is given to you that the momentum of the body is 20 kg meter per second and the body is moving with the velocity of 5 meter per second, then we have to find the mass of the body, right? Is the question clear to all of you now? We have given the momentum of the body as well as the velocity of the body, and the question is asking us to find the mass of that object. Then how we are going to see solve this question, that we are going to see now. Okay, so we know that students, again P is equal to mv, where P is the momentum, m is the mass and v is the velocity. Momentum हो गया 20, mass हमको नहीं पता है, that's why we have written m over here, and velocity is 5, right? तो यहाँ से m is equal to 20 by 5 और 5 4s are 20, so m is equal to 4 and kg is the SI unit of momentum, right? So we have written m is equal to 4 kg. So in this way we can solve the numericals that are based on momentum. So today we have studied about the force and Newton's first law. Now in our next class we will study about the Newton's second law of motion and Newton's third law of motion as well. So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.